हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन गुज्जर और आपका द न्यू वेब फिजिक्स चैनल में स्वागत है। क्वांटम मैकेनिक्स की पिछली वीडियो में हमने 2011 में पार्ट बी को सॉल्व किया था और इस वीडियो में मैं लेके आया हूं जिसमें हम पार्ट सी सॉल्व करने वाले हैं। और हमारे चैनल पे आपको वो सभी ट्रिक्स मिलेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो किसी भी कोचिंग सेंटर से मिलती हैं। ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं होगी जो आपको कोई कोचिंग सेंटर दे रहा है और हम यहाँ पर ना बताएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्वांटम मैकेनिक्स से जो पहला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 43। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल Vx इक्वल टू ax की पावर 6 वेयर a इज ए रियल नंबर कांस्टेंट फॉर लार्ज n द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल En डिपेंड्स ऑन एज। यानी कि इसमें हमें डिपेंडेंसी पूछी है, हमें कोई पोटेंशियल गिवन है और एनर्जी की डिपेंडेंसी पूछी है कि n की पावर पे क्या एनर्जी की डिपेंडेंसी होगी। अभी देखो 95% क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको डिपेंडेंसी पूछता है, तो उसके लिए डायरेक्टली ट्रिक होती है, उसको मैं आपको बता देता हूं। और जो 5% क्वेश्चन बचते हैं उसके लिए भी मैं आपको एक डायरेक्टली ट्रिक बता दूंगा, इसी में आपको समझा दूंगा उसको भी, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 95% क्वेश्चन जो होते हैं वो डिपेंडेंसी के होते हैं। यानी कि उसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, माना अगर मुझे पोटेंशियल गिवन है, इसको मैं मान लेता हूं x टू द पावर n, उसके लिए डायरेक्टली एनर्जी की जो डिपेंडेंसी हो जाती है वो हो जाती है, ये x टू द पावर n है और हमें n की ही डिपेंडेंसी चाहिए, तो इसको मैं m मान लेता हूं या l ले लेता हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्टली n टू द पावर 2l अपॉन l प्लस 2। ये छोटा सा फॉर्मूला है और इससे हम डायरेक्टली ट्रिक से यहाँ से इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना सॉल्व करे। यानी यहाँ से मुझे डायरेक्टली कितना मिल जाना चाहिए इसके लिए, En प्रोपोर्शनलिटी n टू द पावर l की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँ 6 से, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, यानी ये हो जाएगा n टू द पावर 6 इंटू 2 12 अपॉन 8। सॉल्व कर लेते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स n टू द पावर 3/2। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया है, डायरेक्टली हो गया है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 95% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो 5% क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरा कंप्लीटली पूछ लेता है, तो उसका भी मैं आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता हूँ, आप उससे उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो कंप्लीटली के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माना हमें पोटेंशियल गिवन था ax टू द पावर l में, तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल टू n माइनस 1/2 h क्रॉस अंडर रूट पाई अपॉन 2m एल्फा इंटू गामा फंक्शन 1 अपॉन l प्लस 3/2 डिवाइड बाई गामा फंक्शन 1 अपॉन l प्लस टू द पावर सेम आ जाएगा जो पहले होती थी, यानी 2l प्लस l प्लस 2। अभी यहाँ से देखो वो वाला क्वेश्चन भी, अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो वो डिपेंडेंसी वाला यही तो था बेसिकली। अभी यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक तो पूछ सकता है आपकी ए के ऊपर डिपेंडेंसी क्या होगी, यानी यहाँ पे जो ए है ये ए ही है, अल्फा की फॉर्म में जो लिख दिया है मैंने, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ए के ऊपर डिपेंडेंसी निकाल सकते हो एनर्जी की। सेकंड क्वेश्चन अगर वो पूरा आपको कंप्लीटली पूछ लेता है तो आपको बस इसमें सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और गामा फंक्शन सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो केस होता है 5% क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, वरना 95% क्वेश्चन डायरेक्टली डिपेंडेंसी के ऊपर आते हैं। अभी इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 49। इन ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्पिन 1/2 पार्टिकल्स लेवल्ड 1 and 2, लेट S1 h क्रॉस बाई 2 सिग्मा 1 एंड S2 इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 सिग्मा 2 डिनोट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन ऑपरेटर्स, हैंस सिग्मा इक्वल टू क्या गिवन है, सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z एंड सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z आर द 3 पाउली मैट्राइसिस। अभी इसमें दो पार्ट हैं और भी, पहले ए पार्ट देखते हैं क्या है। इन द स्टैंडर्ड बेसिस द मैट्राइसिस फॉर ऑपरेटर sx1 sy2 एंड sy1 sx2 आर रेस्पेक्टिवली। अभी कुछ ऑप्शन गिवन होंगे, लेकिन इसमें बेसिकली क्या करना है, देखो सॉल्व करना है इसको, यानी कि हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ऊपर। बस हमारा मेन काम क्या है, हमें यहाँ से जो ये पाउली मैट्राइसिस गिवन है इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये आपको याद ही रखनी है क्योंकि इसके ऊपर और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर।
अभी हमें ये रख के और सॉल्व करेंगे और हम उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। यानी इसको सॉल्व करके एक ऑप्शन मिलेगा और इसको सॉल्व करके एक ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ से हमें पता चलेगा कौन सा हमारा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यानी ये 4 ऑप्शन गिवन है हमें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो यहाँ जो हमारा मैट्रिसेस मिल रहा है, हमें 2x2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2x2 मिल रहा है, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 4x4 मिल रहा है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब भी आपको ये इस तरीके से गिवन हो, ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, हमने टेंसर पढ़ा होगा, टेंसर हमें अप्लाई करना आता है। और टेंसर का नाम सुन के मतलब ये मत समझना कि नहीं होगा, सिंपल होता है, मैं बता दूंगा, एक ही लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं है। लेकिन जब भी टेंसर का क्वेश्चन आएगा, अभी जो हमारे पास बेसिक मैट्रिसेस है जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो 2x2 इंटू 2x2 है, तो टेंसर में जो उसका आंसर मिलेगा हमें 4x4 में मिलेगा। यानी डायरेक्टली भी देखो 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे, ये 2 ऑप्शन बचेंगे। लेकिन मैं इसको पूरा सोल्व करवाने वाला हूँ। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा एग्जैक्टली यहाँ से ऑप्शन मैच करेगा। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले एक कर लेते हैं, कोई भी इसको कर लेते हैं, sx1 इंटू sy2। अभी हमें कुछ देखो रेफरेंस के लिए यहाँ पे गिवन है, यानी sx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी h क्रॉस y2, यहाँ से लिख रहा हूँ, और सिग्मा x1 इंटू h क्रॉस y2, y की सेम यहाँ से लिख रहा हूँ h क्रॉस y2 सिग्मा, और y के साथ है तो y2। यहाँ से दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर y4। अभी यहाँ पे हमें सिग्मा x की वैल्यू पता होनी चाहिए और सिग्मा y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। ये हो जाएगी सिग्मा x की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 1 1 0, यहाँ पे लिख दिया। 1 और 2 के बारे में अभी बता दूंगा। और सिग्मा y की वैल्यू होती है 0 माइनस i इंटू 0। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब भी हमारा टेंसर मल्टीप्लाई होता है तो टेंसर मल्टीप्लाई में ये डिफरेंस होगा। अगर नॉर्मली होता है तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं जो मैट्रिसेस में करते हैं, इसमें एक से उठा के चारों को करते हैं, फिर दूसरे से चारों को करते हैं। यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा h क्रॉस y4। पहले 0 से अगर मैं चारों को करूँगा क्या मिलेगा, 4 बार इसके साथ 0, सेकंड के साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0 मिल गया। 1 से कर लेते हैं, पहले से करूँगा यानी कि 0, यहाँ से माइनस i, यहाँ से i और यहाँ से 0। सेम यहाँ से मिलेगा 1 है ये भी, यानी ये मिल जाएगा 0 माइनस i 0। 0 के साथ क्या मिल जाएगा, 4 बार 0 मिल जाएगा। यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया, एक से ही मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिमिलरली आप खुद से कर सकते हो। तो मैं टेंसर का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या करना है आपको। अभी इसका पार्ट भी देखते हैं, पार्ट बी में क्या पूछा है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, दीज टू ऑपरेटर्स सेटिस्फाई द रिलेशन। अभी हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है और उसमें कुछ रिलेशन गिवन है, यानी हमें वो इक्वेशन जो देखना है, यहाँ से वो ऑप्शन देखना है जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अभी देखो यहाँ पे हम देखते हैं 2 चीज़ें गिवन है, एक तो हमें यहाँ पे कम्यूटेटर गिवन है और यहाँ पे एक पॉइजन ब्रैकेट गिवन है। यानी हम उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कम्यूटेटर होता है वो थोड़ा ईजी पड़ता है, आसानी से हो जाएगा। तो पहले मैं कम्यूटेटर सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है कम्यूटेटर को सॉल्व करने से ही मेरा ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं क्यों इसको सॉल्व करूँगा। अभी कम्यूटेटर रिलेशन में ये गिवन है, सॉल्व करते हैं। जो कम्यूटेटर रिलेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। कम्यूटेटर का फॉर्मूला होता है ए कम्यूटेटर बी ए बी माइनस बी ए। सेम इसको सॉल्व करता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ पूरे को और इसको बी मान लेता हूँ। यानी ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से एस x1 एस y2 एस y1 एस x2 माइनस बी ए, यानी कि उल्टा हो जाएगा एस y1 एस x2 इंटू एस x1 और एस y2। यहाँ तक क्लियर है। अभी जो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एस एक्स इंटू एस वाई, यानी कि देखो ये भी एक हमें रिलेशन देता है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एस एक्स इंटू एस वाई क्या हो जाता है, ये आई एच क्रॉस, और ये एक्स है ये वाई है तो यहाँ पे होता है एस जेड। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या होता है यहाँ बता देता हूँ, एस एक्स इंटू एस वाई का फॉर्मूला होता है आई एच क्रॉस एस जेड। यानी मुझे यहाँ से ये मिल गया। और नेक्स्ट है वाई एक्स। अभी देखो ये वाई है ये एक्स है, यहाँ से अभी क्या हो गया आई एच क्रॉस, और क्योंकि ये वाई है ये एक्स से उल्टा हो गया,
यानी कि ये इस साइक्लिक प्रोसेस में होना चाहिए, y के बाद x नहीं आता, y के बाद z आना चाहिए था, यानी ये माइनस में आएगा अभी, माइनस आई एच क्रॉस एस जेड। आगे चलते हैं, y x फिर से माइनस में आएगा, माइनस आई एच क्रॉस एस जेड, और यहाँ से प्लस में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आई एच क्रॉस एस जेड। यहाँ तक क्लियर है? यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आगे देखो, ये मुझे मिल जाएगा माइनस आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एस जेड स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर और एस जेड का स्क्वायर। ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी हमें यहाँ से 0 मिल गया है। यानी ये अपना कौन सा ऑप्शन था यहाँ से जिसमें 0 मिल रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। क्वांटम मैकेनिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोटॉन इज मोर देन 1 बोहर रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले तो हमें उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बस थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया गया है, बाकी ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन हो जाएगा और आपको डायरेक्टली ही याद रखना है। माना कि उसकी प्रोटॉन से डिस्टेंस कितनी मैंने ले ली, बर बोहर रेडियस कितनी होती है, नॉर्मली ए नोट होती है। सो मैंने प्रोटॉन से उसकी डिस्टेंस ले ली है 1 बोहर रेडियस, जिसको हम ए नोट बोलते हैं। यानी इसके आउटसाइड रहना चाहिए, आउटसाइड रहने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस चीज़ को पहले तो डायरेक्टली समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और डायरेक्टली ही बच्चे इसको मैक्सिमम याद रखते हैं। बाकी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें यानी कि बोहर रेडियस से बाहर रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इनसाइड की कम होती है, पहली बात तो ये है। और बाहर रहने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0.68 होती है, वो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अगर आपको बाहर की याद है तो इनसाइड की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.68, टोटल 1 होती है, यानी 0.32। दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो इनसाइड पूछ सकता है या आउटसाइड पूछ सकता है, बस इसी में कन्फ्यूजन रहता है। अभी मैं इसको आपको सोल्व भी करा देता हूँ कि सोल्व कैसे करना है। वैसे डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ से ए हो गया है 0.68। इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैं बोला था हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट है, यानी हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/पाई ए नोट क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस r/a0। ये होता है, देखिए, किसी भी ग्राउंड स्टेट का हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन, ये आपको याद रखना है सॉल्व करने के लिए। अभी उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई स्टार इंटू डी टाउ। यहाँ से साई और साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए सबसे पहले अपनी लिमिट में इन्हें, लिमिट क्या है यहाँ पे, जो अपनी लिमिट हो जाएगी आउटसाइड है ए नोट के, यानी ए नोट से लेके इन्फिनिटी तक। यानी कि हमें जो लिमिट मिल गई है, अभी सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। साई की वैल्यू हमारे पास है, साई की वैल्यू है 1/पाई ए नोट क्यूब ई टू द पावर माइनस r/a0। सब कुछ रियल है, स्टार भी सेम रहेगा, 1/पाई ए नोट क्यूब ई टू द पावर r/a0। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बेसिकली बच्चे, जो ये वॉल्यूम एलिमेंट आया है यहाँ पे, ये हमें किस में यूज़ करना है, क्योंकि r में गिवन है, वेव फंक्शन हमारा r में है, तो हमें इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यूज़ करना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होती है, r dr इंटू r d थीटा d फाई, और सबको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, 0 to 2 पाई, 0 to पाई। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दें, मैं इसकी डायरेक्टली वीडियो बना दूंगा। और जब भी आप यहाँ से ये सॉल्व करोगे, यहाँ से डी थीटा और डी फाई, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 4 पाई मिलता है। ये आपको कैलकुलेशन करके देख लेना, या तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। यानी मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से हटा के इसको मैं पूरे को 4 पाई लिख रहा हूँ इसको, ताकि ये कांस्टेंट बन जाए, और r इंटू आर स्क्वायर हो गया। यानी अभी बेसिकली मुझे ये मिल गया है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लो सारी, अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करके बाहर लूँगा, कितना आएगा, पाई ए नोट क्यूब, वहाँ से 4 पाई बाहर आ गया, अंदर कितना बचा है, r स्क्वायर इंटू ई टू द पावर, अभी ये r है और ये r है, यानी कितना हो जाएगा, 2r/a0 इंटू डी आर। इसको यहाँ से पाई से कैंसिल आउट कर लेंगे। अभी यानी ये हमें इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड मान के सॉल्व होगा,
और आपको कुछ भी याद नहीं करना होता है, इसमें की रूल होता है वो हम स्कूल टाइम में करते थे। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर वो उसमें से मतलब पूरा का पूरा निकल जाए, यानी आर के साथ में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म तो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसमें आर रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें हमें दूसरी बार में पहले 2r देगा, लास्ट सेकंड टाइम में हमें 2 देगा, यानी r चला गया है वहाँ से, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। देखते हैं, ऊपर लिख लेता हूँ कितना जाएगा, 4/a0 अभी इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना होगा, फर्स्ट ऐसे ही दूसरे का इंटीग्रेशन करो, कितना जाएगा e⁻²r/a0। अभी हमने e⁻ जिसको माना है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, यानी जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा कितना जाएगा यहाँ से a0/-2। यहाँ तक क्लियर है। माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी 2r, दूसरे का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन तो ये है, इसको लिख लो यहाँ पे a0/2, इसको हटाई देते हैं, e⁻²r/a0। क्लियर है। लिमिट देखो इसकी भी साथ में पुट कर दूंगा, तो अभी लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर लिमिट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है जबकि मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, कभी ये सोचो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फिर भी यहाँ लिमिट लेके चल रहा हूँ, इसको आपको समझ लेना है इसको। यानी कि ये हो जाएगा मेरा 4/a0³ r² माइनस बाहर लिख लेता हूँ a0/2 e⁻²-2r/a0। फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाऊंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी फर्स्ट ऐसे ही 2r, सेकेंड का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करूँगा कितना जाएगा, ये -a0/2 तो पहले से ही था। अभी जब फिर से करूँगा इसको 2r/a0, फिर से यहाँ पे आ जाएगा -a0/2। ये इंटीग्रेशन पार्ट है, ये आपको खुद से कर लेना है। आपको नहीं समझ रहा है कुछ भी तो मुझसे पूछना, बाकी इंटीग्रेशन है ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के किया, पहले ऐसे ही दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, जबकि माइनस बाहर था, माइनस प्लस, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2 और उसका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, यानी डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं अभी, ये आ जाएगा -a0/2। देखो यहाँ 2r हुआ, यहाँ 3 हो जाएगा और e⁻−2r/a0। लिमिट है a0 एंड इन्फिनिटी। अभी क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मेरा इनफाइनाइट चल रहा है, अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ e⁻−∞, यहाँ पे भी e⁻−∞ है और यहाँ पे भी e⁻−∞ है, और हमें पता है e⁻−∞ की वैल्यू 0 होती है, यानी सबसे 0 मिल जाएगा। तो इसलिए अपर लिमिट मैं कर ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लोअर लिमिट सॉल्व करके करूँगा। जब मैं लोअर लिमिट सॉल्व करके करूँगा तो माइनस आता है बाहर माइनस लिख लेता हूँ, a0 पुट करूँगा r की जगह पे, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस है -a0², a0 ऑलरेडी था यहाँ पे, यानी ये क्यूब हो गया /2। यहाँ पे जब मैं a0 पुट करूँगा यानी a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, e⁻−2 बचेगा, ये हो जाएगा e², ठीक है। इसको करो, ये माइनस प्लस दे देगा, फिर से वैल्यू पुट करो, बाहर -2, r की जगह a0 है यानी a0³ /4 और e⁻, फिर से सेम आएगा 1/e⁻²। यहाँ से भी माइनस आ गया, -2 a0² /8 क्यूब है क्योंकि, और 1/e²। क्लियर है। अभी देखो बाहर माइनस है, अंदर सारा माइनस है, जब मैं बाहर से अंदर लेके जाऊंगा सबको प्लस कर देगा, यानी ये मुझे मिल गया 4/a0 क्यूब चल रहा है वो बाहर। अंदर एलसीएम ले लेता हूँ 8e² और सब अभी प्लस में है क्योंकि ये माइनस मैंने अंदर ले लिया है। यहाँ से जब 8 से मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, ये कितना हो जाएगा 4a0³, यहाँ से +2 यानी कि 4a0³ और वहाँ से +2a0³। क्लियर है। ये कितना होगा 4 4 8 +2 8 और 2 10, यानी ये हो गया 4/a0³ इंटू 10a0³ डिवाइड बाई 8e²। 4 से 8 2 आ गया, यहाँ से देखो a0 से क्यूब से ये कट गया और 2 से ये कट गया 5, यानी मुझे ये बेसिकली मिल गया 5/a²। और e की वैल्यू होती है, हमें पता है क्या होती है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आप देख लेना चेक करके 0.68
मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डायरेक्टली, यानी हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। यानी इस वीडियो में मैंने पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे सॉल्व करवा दिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा 2011 से, वो दिसंबर से, और उसमें पार्ट भी सॉल्व करवाऊँगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है आपको समझ रहा है, और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे और देखेंगे क्या क्या कमियाँ हैं ताकि आपको नहीं समझ रहा है। थैंक यू।